नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हसीन अनबिलीव में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर, जो कि फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो रेशनल नंबर दिया हुआ है, यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो जो CBSE के स्टूडेंट है और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, मैं इस वीडियो में मैं दोनों के लिए जो इंग्लिश और हिंदी का एकदम मिलावट करके लाया हूँ, तो CBSE वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हमको पढ़ना है क्या, परिमेय संख्या, यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या, यानी इसको आप सिर्फ समझिएगा जो क्या होता है। इसको आपको पूरा एकदम, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो होने वाला नहीं है जिसमें हमको परिमेय संख्या का परिभाषा लिखने को बोलेगा। इसमें तो सिर्फ आपको सवाल दिए रहेंगे और उसका आंसर आपको बताना रहेगा। तो इसमें आप जानिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पे P/Q, तो उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हम 2/3, यहाँ पे P हो गया 2 और 3 हो गया क्या, Q। तो यहाँ 3 बराबर 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5/6, ये सब उदाहरण ले सकते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हो जाएंगे। एक होता है अपरिमेय संख्या, तो जो P/Q के रूप में नहीं हो वो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 से लेके जो अनंत तक संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी जो गिनती की संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जब प्राकृत संख्या में यानी जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जब 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, इसी में अगर 0 को हटा दिया जाए तो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा, यानी प्राकृत संख्या बन जाएगा। और जब 0 को ऐड कर दिया जाएगा गिनती की संख्या में तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या, यानी अगर हम इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, गिनती की संख्या मानी 1 2 3 4 ये हुआ, इसमें 0 को ऐड कर दीजिए, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस अनंत तक। इधर भी प्लस अनंत तक जाएंगे। तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या, यानी सभी के समूह को हम एक साथ पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक संख्या आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपको क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं कि इसमें पूर्णांक संख्या कौन है, होल नंबर कौन है, होल नंबर के समूह को क्या मतलब कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि होल नंबर और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है। तो 0 का डिफरेंस होता है। 0 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर बन जाता है। और 0 को हटा दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है। चलिए, तो इसमें पूर्णांक हो गया धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो स्टार्ट होते हैं +1 +2 +3 4 से। और ऋण पूर्णांक होता है -1 -2 -3। और 0 जो होता है इस दोनों में से कोई नहीं होता है, वो सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है 0 एक पूर्णांक है? तो वो है, 0 एक पूर्णांक है। और 0 एक पूर्ण संख्या भी है। और 0 प्राकृत संख्या है तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैंने अभी जो आपको बताया, 0 न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम, धन पूर्णांक मानों संख्या 0 से अधिक होता है। लेकिन 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता है 0 एक पूर्णांक है। और 0 प्राकृत संख्या है तो क्या है? नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्या है? तो ये पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या में 0 को ऐड करने से ही पूर्ण संख्या बनती है, यानी होल नंबर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर कहते किसको है? तो इवन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 2 4 6 8 और 0, यानी ये 5 जो है ना, 5 यहाँ पे जो 2 4 6 और 8 है, इस पाँचों में से अगर कोई भी किसी संख्या के लास्ट में दिख जाए तो वो इवन नंबर होगा। आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको लास्ट में देखना है कि 2 4 6 8 0 है या नहीं, तो वो आपका इवन संख्या हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा। ये 5 रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा? 0 2 4 6 और 8, इसी मतलब दोनों में से। तो जब नीचा वाला रहेगा 1 3 5 7 9 तो वो विषम संख्या हो जाएगा। और जब रहेगा 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो सम संख्या हो जाएगा।
यानी जिस भी संख्या के लास्ट में ये सब रहेगा तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो उसको मैं बता दूं कि मैं इसमें इंग्लिश बता रहा हूँ, तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर ऐसे संख्या को कहते हैं जो केवल अपने से और एक से विभाज्य हो। तो ये विभाज्य क्या होता है? यानी उसमें भाग लग जाए। तो प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैसी संख्या जो खुद से भी विभाजित हो और किसी से नहीं, और केवल एक से। यानी जो जितने भी हमारे प्राकृत संख्या है वो सभी एक से डिवाइड होंगे ही, और जो खुद से यानी एक के अलावा खुद से हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर जो जैसे में 2 हो गया, तो 2 में देखिए 1 और 2 से विभाज्य हो रहा है, और कुछ से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 1 3 से हो रहा है, 5 1 5 से हो रहा है, 7 1 7 से हो रहा है, 11 1 11 से हो रहा है, 13 1 13 से हो गया। इसी तरह 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 19 हो जाएगा, इसी तरह 23 हो जाएगा। तो आप इसी तरह से इसे चूज करके आप देख सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि ऐसे मतलब जो अभाज्य संख्या है वो मतलब कौन सा है, चूज करने के लिए बोल सकता है आपको क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो आप इस तरह से आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो भाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक से अतिरिक्त, यानी जो कम से कम 3 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी जो उसका जैसे खुद से भी हो और दूसरे से भी हो, और जो ऐसे मान लीजिए जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, और एक मैं आपको बता दूं कि एक है ना, एक यानी एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी के नोट में लिख लीजिए। यहाँ पे एक न तो भाज्य है संख्या है और न ही अभाज्य है। भाज्य संख्या सम में विषम दोनों हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या सिर्फ विषम होती है। और ये पूछ सकता है यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपको बताना भूल गया कि अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो वो 2 है। ठीक है, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, नहीं तो सभी जो सम संख्या है वो भाज्य होते हैं, और केवल 2 को छोड़कर यानी सभी जो सम संख्या है वो भाज्य होंगे, और केवल 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और इसके अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सह अभाज्य संख्या क्या हो गया? यानी जो लगातार ऐसे वर्ड है जो मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, जैसे इसमें क्या करा है, ऐसी 2 या अधिक प्राकृत संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी उसमें ऐसा कोई भी नहीं हो, मतलब गुणनखंड तो आपको आता होगा, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? तो मतलब जितना बार गुना, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर मान लीजिए 2 × 2 × 3 6 12 हुआ, तो 12 का गुणनखंड कौन हुआ? 2 और 3 हो गया। तो इस तरह से आप गुणनखंड निकालना जानते ही होंगे, तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे गुणनखंड के बारे में, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो गुणनखंड फैक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे बोला है को प्राइम नंबर, यानी वैसी संख्या जिसका एक गुणनखंड हो, मतलब दो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब होता है क्या? दोनों में शामिल, यानी दोनों में जो शामिल होगा उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे हमारा 12 हो गया और 16 हो गया, तो 12 में 4 × 3 इसको लिख सकते हैं, इसको 4 × 4। ठीक है, ये दोनों में 4 और 4 1 है, तो ये क्या हो गया? 4 और 4 दोनों का उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से आप उभयनिष्ठ संख्या को समझ सकते हैं। तो उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्या क्या हो सकता है? सहअभाज्य संख्या अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, यानी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है कि सभी अभाज्य संख्या ही केवल सहअभाज्य संख्या हो। जैसे 2 3 भी हो सकते हैं, 5 9 भी हो सकते हैं, 5 9 11 भी सहअभाज्य हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब भाज्य संख्या है, फिर भी लेकिन ये सहअभाज्य है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्या अभाज्य हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नोट में दिया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है ना, ये बुक एकदम प्रीफर है नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर इस बुक से आप पढ़ते हैं, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, आप जो पढ़ते हैं, तो उससे आपका डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, आप केवल मन लगा के पढ़िए। ठीक है, परिमेय संख्याएं तो मैंने अभी आपको बताया कि P/Q के रूप में हो और Q = 0 नहीं हो, तो ये इसको चलिए छोड़ते हैं। अपरिमेय संख्या यानी जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2 √5 √7, तो ये सब एक अपरिमेय संख्या है, √2 √5 और √7। और पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7, लेकिन पाई का मान है जो होता है वो 22/7 होता है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिए। पाई का मान जो होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। इसका मान पूछ सकता है कि पाई का मान क्या होता है, और ये भी पूछ सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, तो अगर 22/7 अगर पाई बराबर 22/7 क्या है दिया रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन सिर्फ अगर पाई पूछेगा क्या है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला देंगे, जैसे √2, ये √3, √7 ये हो गया, और 2/3, 5/8 ये कोई भी ले ले, इस सबको एक साथ मिला दे तो वो हमारा वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या रियल नंबर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाए, यानी धनात्मक हो जाए। जैसे -1, माइनस का स्क्वायर करने पे वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 क्या है, धनात्मक है, और 1 क्या है यहाँ पे, धनात्मक है। तो वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव मान आता है तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है उदाहरण, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और ये कौन संख्या है, ये सम संख्या होता है। तो ये आप याद रख लीजिए, यहाँ पे पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या करा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, यानी मैंने आपको वही बताया। और अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभाज्यता के नियम। ये विभाज्यता के नियम से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, जो आपका नवोदय का बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, मान ली 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको 2 से पूर्णतः, यानी जिसका लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसको मतलब हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या में 2 से विभाज्यता लगिए जाता है, यानी जिसके अष्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से पूर्ण विभाजित होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, तो 3 से विभाज्यता के नियम में जनरली अगर 1, 3, 4, 5 दिया रहेगा तो इस सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो गया तो वह विभाज्यता के नियम पे काम करता है, यानी 3 से वो विभाज्य हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो 4 से विभाज्यता के नियम बहुत आसान है। यहाँ से मान लीजिए अगर लास्ट में कोई 3, 5, 2, 6 दिया है तो लास्ट का अगर 1, 2, 4 दिया हुआ है, लास्ट का 2 लेटर अगर 4 से विभाज्य हो गया तो पूरा संख्या ही 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हैं सबको। और 5 से विभाज्यता के नियम चलिए जानते हैं। तो 5 से ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 और 5 हो वो 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएंगे। तो ये मोस्ट कॉमन से बात सब है, यहाँ इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इसको मतलब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। 6 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, तो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए उसको हम लोग 6 से विभाज्यता के नियम, यानी 6 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगा, यानी 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, तो ये 2 है लास्ट में, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से विभाज्य जांच करने के लिए क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। तो 6, 3, 9, 9, 9, 18, 19, 2, 21। 21 क्या होता है, 3 से 7 मरतबे कट जाता है, तो ये 3 से विभाज्य हो रहा है। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, इसीलिए ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम क्या कर रहा है, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब लास्ट का जो अंक है ना, लास्ट का अंक जैसे यहाँ पे 242 है, ठीक है। तो 242 के लास्ट का अंक 2 है, तो 2 का दुगुना यानी 4 में अगर 2 बचा हुआ है 24 में से घटा दें 4 को, 20 आ गया। तो 20 आ गया, तो ये क्या कि यानी जो 2 लास्ट अंकों के दुगुना करने पर हमको कितना आया था, 4 आया था। लास्ट अंकों के दुगुना करने पर 4 आया था, और 4 को 242 यानी जो टोटल संख्या उसमें से घटा देंगे, तो 242 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। और ये अगर 7 से विभाज्य हो गया तो टोटल भी 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो क्या कह रहा है, 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम क्या है, 8 से विभाज्यता के नियम क्या है, यानी 8 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, जब भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उनके अंतिम 3 से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। और 4 से विभाज्यता के नियम में क्या था, अंतिम दो अंक यानी किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो जाता है तो वो क्या होंगे, 4 से विभाजित होंगे। और अगर 3 यानी 3 अंक अगर लेंगे, अगर तीनों विभाजित हो जाए, 3 अंक अगर लेंगे, किसी भी संख्या के 3 अंक लेंगे और वो 8 से विभाजित हो जाता है तो भी पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, यहाँ पे चलिए 9 से विभाज्यता के नियम जानते हैं। तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, यानी जो 3 से विभाज्यता के नियम होता है ना वो 9 का विभाज्यता के नियम होता है। इसको हम स्किप करते हैं, जो 3 से डिवाइड हो गया वो 9 से डिवाइड आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो
तो 9 से विभाजित आराम से हो जाएगा। अंकों का योग मतलब योग करने पर, तो 3 का भी ऐसा ही था कि अंकों का योग करने पर अगर 3 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। और 9 में भी 9 का जो विभाजता के नियम है वो भी ऐसा ही है कि अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो टोटल जो संख्या होगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाजता के नियम क्या होता है, अगर लास्ट में 0 आ गया तो वो 10 से विभाजित हो जाएंगे। 11 से विभाजता के नियम देखते हैं, सम संख्याओं का अंकों का योग। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे 7 1 2 7 3 6 2 दिया हुआ है, तो यहाँ सम संख्या कौन है, तो 2 4 और 0 भी होता है, 0 2 4 और 6। यहाँ 3 2 5 5 2 7 7 7 14 हो गया। और जो विषम संख्या है 7 1 8 8 6 14, तो 14 में से 14 घटा देंगे तो 0 हो गया। तो अगर 0 सम संख्याओं के स्थान पर के और जो विषम संख्या का स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस अगर उसका घटाएंगे तो अगर 0 या 11 आ गया तो वो टोटल संख्या जो होंगे वो 11 से विभाजित हो जाएंगे। और ये 25 से विभाजता के नियम, तो 25 से विभाजता के नियम ये सब जनरली ऐसे ही दिया हुआ है, ये पूछता नहीं है जनरली। तो इसी तरह मैंने आपको यहाँ परिमेय संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दे दिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ जो पूछता है एग्जाम में। जनरली ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 परिमेय संख्या अगर दिया रहा है उसके बीच में मध्य में परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका एक फार्मूला होता है, 2 संख्याओं के बीच का x अगर मान लीजिए है तो उसका कैसे निकलेगा, तो a + b/2, यानी a अगर फर्स्ट है और b अगर लास्ट है, मतलब फर्स्ट संख्या a है, b अगर सेकेंड है, तो दोनों का योग करके उसका आधा कर देंगे यानी 2 से भाग देंगे तो उसके बीच का निकल जाएगा। अगर मान लीजिए x इसके बाद अगर x निकला, ठीक है, तो x प्लस फिर अगला निकालने के लिए x + a/2 करेंगे, फिर अगला निकालने के लिए x + b/2 करेंगे। तो इससे जो आएगा तो हम बहुत से ऐसे ही हम करके बहुत से इसको आप 2 परिमेय संख्या को मध्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ चल मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 और 3 के मध्य परिमेय संख्या कितने होंगे। 2 और 3 के मैंने आपको क्या बताया कि 2 और 3 यानी a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b/2 होता है इसका फार्मूला। तो 2 और 3 +2 यानी 3 2 5/2 यानी 2.5 यानी 2.5 हो गया। इसको जब 10 से करेंगे यानी 5/2 तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप 2 संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है, आप इसको खुद से अपने सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। और चलिए आपको मैं बताता हूँ सरलीकरण, यानी जो सरलीकरण है, जैसे बहुत सारे दिए रहेंगे, जो बहुत सारे मतलब ऐसे डाटा दिए रहेंगे, वैसे लेंदी लगेगा आपको, वो आपका लेंदी लगेगा, लेकिन उसमें बहुत आसान होता है। उसका आप एक ट्रिक होता है जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड मास, यानी इसको कहते हैं BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट होता है, यानी बी से ब्रैकेट हो, सॉरी यहाँ पे जो बी से होता है ना वो रेखा होता है, ठीक है। और ओ से होता है क्या, का के की, यानी गुना। सबसे पहले जो होता है ना ये बी से होता है क्या, जैसे जो कोष्ठ होता है, जैसे बड़ी कोष्ठ हो गया, छोटी कोष्ठ हो गया, मध्यम कोष्ठ हो गया, बड़ी कोष्ठ हो गया, उसका क्रिया करते हैं सबसे पहले। इसमें हम लोग क्रिया के, जैसे यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब किसी व्यंजक में कोष्ठक, जोड़, घटाव, भाग और गुणा जैसे क्रियाएं एक साथ दी गई हो तो उनके हल करने का क्रम बोर्डमास है, जिसका विस्तृत रूप इस प्रकार है। यानी जब एक साथ कोष्ठक, जोड़, घटाव, भाग और गुणा जैसी सक्रियाएं एक साथ दी गई हो तो आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यानी बहुत आपको हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप एकदम ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं बोर्ड मास। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, भी नहीं होता है, सिर्फ बी होता है, यानी BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट मतलब होता है छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बी से ब्रैकेट हो जाएगा। और जो उसके बाद आता है ओ से क्या हो जाएगा, ओ से जो होता है काके की होता है, यानी ऑफ होता है। ओ से ओ का मतलब ऑफ हुआ, यानी का के की अगर रहेगा तो उसका क्रिया होगा। तो और उसके बाद होता है डी से क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, यानी विभाजन। तो डी से उसके बाद डिवाइड की क्रिया हो जाएगा। और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना, तो इसके बाद इसका क्रिया हो जाएगा। उसके बाद ए से क्या होता है, एडिशन योग का क्रिया हो जाएगा। उसके बाद एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाओ, तो उसके बाद घटाओ क्रिया होता है। तो सबसे पहले हमको क्रिया किसका करना है, तो अगर रेखा या कोष्टक दिया रहा है, मतलब ऊपर अगर रैकरिंग दिया हो तो सबसे पहले आपको उसका क्रिया करना है, उसके बाद कोष्टक का क्रिया करना है, उसके बाद काके की का क्रिया करना है, उसके बाद विभाजन यानी भाग का क्रिया करना है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो इस तरह से आप इसको ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कोष्टक को हल करने के लिए हम निम्न क्रम का अनुसरण करते हैं। जो पहला क्या था, छोटा कोष्ट करते हैं, उसके बाद मध्यम को, तब बड़ी कोष्ट करते हैं कोष्ट के अनुसार। तो ये मैंने आपको बताया कि परिमेय 3 जो परिमेय संख्या है उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी टॉपिक आपको लगे कि हमसे नहीं होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसको पूरा वीडियो को एकदम अच्छे से बना के आपको बता दूंगा। और उससे रिलेटेड जो मेन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।